दोस्तों बायोलॉजी सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में 201 से लेकर 300 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो घटक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैविक मीन्स जिसमें जीवन हो, अजैविक मीन्स जिसमें जीवन नहीं हो, यानी निर्जीव हो गया। जैविक मीन्स सजीव, सजीव एवं निर्जीव। जैविक के अंतर्गत हो जाता है पेड़ पौधे जीव जंतु। अजैविक में हो गया वायु जल मिट्टी, यह सभी निर्जीव है। सभी को मिलाकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो जैविक और अजैविक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरा और फौना का अर्थ है। फ्लोरा का जो अर्थ होता है पौधे और फौना का जो अर्थ होता है पशु। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पौधे और पशु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित वन, घास का मैदान, झील, यह सभी प्राकृतिक है। लेकिन ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है धान का खेत, धान की खेती मनुष्य के द्वारा की जाती है। सही आंसर हो जाएगा धान का खेत, यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तालाब और वन जो हो जाएगा प्राकृतिक, लेकिन खेत जो होगा कृत्रिम पारितंत्र, इसमें खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जल जीवशाला द्वारा। जल जीवशाला का इंग्लिश नाम जो है एक्वेरियम है। एक्वेरियम कांच का बॉक्स होता है और इसमें रंगीन कलर का मछली रखा जाता है, उसी को कहते हैं एक्वेरियम। इसका हिंदी नाम हुआ मछली घर और जल जीवशाला भी कहते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप मॉल में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि कांच के बॉक्स में रंगीन कलर का मछली, विभिन्न प्रकार का मछली रखा रहता है, उसी को एक्वेरियम कहते हैं, मछली घर। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जल जीवशाला द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर है। खाद्य श्रृंखला में 3 चरण होता है। पहला चरण होता है उत्पादक, दूसरा चरण है उपभोक्ता और तीसरा चरण है अपघटक। उपभोक्ता में 3 चरण है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी, जैसे हो गया हिरन हो गया, बकरी हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, तो मांसाहारी होता है। और तृतीयक उपभोक्ता जो होता है सर्वाहारी, जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों है। एग्जाम में जो है तृतीयक उपभोक्ता नहीं दिया हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में आपको मानव को मानना है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, क्योंकि कुछ मानव जो है शाकाहारी भी होता है और कुछ मानव मांसाहारी भी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। तो यह तो फिक्स है कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे को खाएगा, जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होगा कि अन्य उपभोक्ता, यानी प्राथमिक उपभोक्ता में जो जीव है जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया, उसको खाएगा, या फिर हरे पेड़ पौधे को यानी उत्पादक को खाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ एक निर्माता, तो निर्माता जो है हरे पेड़ पौधे है, उत्पादक है, और बाकी सभी यहाँ पर उपभोक्ता होगा या फिर अपघटक के अंतर्गत। तो खाद्य श्रृंखला में मानव के बारे में पूछा गया है, तो मानव जो होता है कुछ शाकाहारी एवं कुछ मांसाहारी। तो शाकाहारी अगर होता है तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, और अगर मांसाहारी है तो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। अगर ऑप्शन में तृतीयक उपभोक्ता रहता तो डायरेक्ट तृतीयक उपभोक्ता में आंसर देना था, क्योंकि मानव जो है सर्वाहारी है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो अब आपको जो सही आंसर देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। प्राथमिक में शाकाहारी, कुछ मानव शाकाहारी है तो प्राथमिक होगा, कुछ मानव अगर मांसाहारी है तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, यहाँ पर बकरी या भेड़ जो है प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है, तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, तृतीयक उपभोक्ता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शाकाहारी नहीं है। बकरी भेड़ है तो मांसाहारी है, तो सिर्फ द्वितीयक उपभोक्ता इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला में होता क्या है कि एक सीरियल्स होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद अपघटक होना चाहिए। इस तरह से सीरीज में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा घास, गेहूँ, आम, तीनों जो है यहाँ पर उत्पादक ही है, हरे पेड़ पौधे हैं, तो होगा नहीं। बी ऑप्शन में घास, बकरी, मानव। घास को कौन खाएगा, बकरी, बकरी को कौन खाएगा, मानव। तो यह सीरियल से दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में। जैसे यहाँ पर उल्टा दे दिया गया, बकरी, गाय, हाथी, तो यहाँ पर सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता दिया हुआ है, शाकाहारी जीव है यहाँ पर,
घास है, मछली है, बकरी है। तो घास को मछली तो नहीं खाएगा, घास को टिड्डा खाएगा या फिर बकरी हिरन खाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मैंग्रोव, घास स्थल, झील, सागर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? पारिस्थितिकी संतुलन जो बिगड़ेगा, वन महोत्सव नहीं होगा। वन महोत्सव में वनों के प्रति, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है और वृक्षारोपण किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन लकड़ी काटना। पेड़ पौधे की कटाई के कारण से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो थोड़ा सा आप यहाँ पर सोच में पड़ जाइएगा कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मरुस्थलीकरण, वर्षा की परिवर्तनता, बाढ़ एवं अकाल, यह सभी रीजन जो है प्राकृतिक है। लेकिन वनों उन्मूलन यानी वनों की कटाई, इसका जो मेन जिम्मेदार है मनुष्य है। तो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी सभी प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक पर तो कोई रोक है नहीं, कभी भी हो सकता है यहाँ पर बाढ़ आ सकता है, अकाल, इस तरह से। सही आंसर जो होगा वन उन्मूलन होगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यूकेलिप्टस हो जाएगा। यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है और मिट्टी को बंजर बना देता है। इस कारण से इसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। इसका जड़ काफ़ी गहराई में होता है और ज़मीन के नीचे का पानी को खींच लेता है और मिट्टी को बंजर बना देता है, साथ में मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी नष्ट कर देता है। तो इस कारण से इसे सही नहीं माना जाता है। इसको बिहार में जो जाना जाता है सफ़ेदा या सफ़ेदी पेड़ के नाम से जाना जाता है और इसका हिंदी नाम है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बबूल, नीम, पीपल, यह सभी पारिस्थितिकी मित्र है लेकिन यूकेलिप्टस का पेड़ नहीं है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है और मिट्टी को बंजर बना देता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, री मीन्स हो गया यहाँ पर पुनः जंगल को लगाना। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो किया जाता है हरे पादप, हरे पेड़ पौधे द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? अधिकतम ऑक्सीजन जो उपलब्ध होती है समुद्री शैवाल से। इसके बाद है जंगल का स्थान। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का पादप, पलवक पुंज। सबसे अधिक जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, समुद्र से, इसके बाद जंगल से, हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन जो छोड़ी जाती है हरे पेड़ पौधे द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पौधा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। 2 पॉइंट याद रखना है, पिरामिड जो होता है सीधा होता है और ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर होगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है IUCN द्वारा। IUCN का जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड है और इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक जो प्रकाशित किया जाता है IUCN द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक आवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो यहाँ पर किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में यानी किसी दूसरे जगह संरक्षित किया जा रहा है। तो अगर किसी दूसरे जगह संरक्षित किया जाएगा तो उसको जो कहा जाता है ex-situ कहा जाता है। इसका हिंदी नाम हुआ ब्रह स्थाने। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर किसी प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है तो उसको जो कहा जाता है इन सीटू कहा जाता है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है इन सीटू स्वस्थाने कहा जाता है। यहाँ पर किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में संरक्षित किया जा रहा है। सही आंसर होगा ex-situ। हिंदी नाम हुआ इसका ब्रह स्थाने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वन्यजीव गलियारों का संयोजन। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सतत विकास के अध्ययन स्थल। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। अगला क्वेश्चन है प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों को आयुष्मान द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। आयुष्मान द्वारा रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजाति को शामिल किया जाता है। तो इसमें से जो नहीं है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हानिकारक को इसमें से शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन इकोटोन का क्या अर्थ होता है। इकोटोन का जो अर्थ है ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 1973 में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो UNEP का जो मुख्यालय है केन्या देश की राजधानी नैरोबी में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देश का नाम भी पूछ दिया जाता है तो केन्या याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो स्थित है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नागपुर में। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है देहरादून में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है कोलकाता में। पर्यावरण संबंधी जितने भी संस्थान है यहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी शुरू का 3 था, जरूर इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन NGT का पूरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और NGT का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फसली भूमि। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खेती, फसली भूमि, बगीचा यह सभी मानव जनित है। इसके बाद यहाँ पर घास का मैदान, जल तंत्र, वर्षा वन यह सभी प्राकृतिक है। फसली भूमि यह जो है कृत्रिम है, मानव जनित है। अगला क्वेश्चन इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से सही हो। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वन कटाई के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था। तो यह जो नारा गढ़ा था इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को जो कहा जाता है हेलोफाइट। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो कहा जाता है एक जलीय पौधे को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरुद्भिद जीरोफाइट किस दिशा में पनपते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उष्ण एवं शुष्क। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा अपर्दन रोका जा सकता है। तो मृदा अपर्दन को रोका जो जा सकता है वृक्ष लगाकर, वन रोपण द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है।
जैव निम्नीकरणीय जो कहा जाता है जिसको जीवाणु द्वारा नष्ट किया जा सकता है, सरगल के नष्ट हो सकता है उसको जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है। जूट की टोकरी, जूट को टोकरी को अगर आप फेंक देते हैं तो सरगल के नष्ट हो जाएगा, जीवाणु द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह चमड़े का थैला भी हो जाएगा, ऊनी चटाई, कपड़ा हो गया, कागज़, यह सभी नष्ट हो सकता है। लेकिन चांदी की पन्नी हो गया, प्लास्टिक हो गया, शीशा, यह सभी नष्ट नहीं हो सकता है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का चांदी की पन्नी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? जीवाणु द्वारा अपघटित जो किया जा सकता है इसमें से प्लास्टिक, एल्युमिनियम, डीडीटी नहीं होगा। पेपर को सिर्फ किया जा सकता है, पेपर, कागज हो गया, जूट की टोकरी, चमड़े का थैला, ऊनी चटाई, इन सभी को नष्ट किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से पेपर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक, यह सभी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कागज हो जाएगा। डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, यह सभी अजैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय कागज है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रबर हो जाएगा। सिंपल सा आपको यह याद रखना है कि जिसको अगर आप फेंक देते हैं तो सरगल के नष्ट हो जाना चाहिए। प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, यह सभी नष्ट नहीं होता है। जीवाणु द्वारा जिसको नष्ट किया जाएगा उसी को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न प्रदूषकों में से कौन सा जैव विघटित है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाहित मल। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैस का जो मेन रीजन है तापमान का बढ़ना, इसके कारण से तापमान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ग्रीन हाउस गैस के लिए जो इसमें से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन इसमें नहीं होता है। सेकेंड में यहाँ पर इथेन दिया हो, इथेन भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, यह सभी है। सबसे मेन जो होता है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो मुख्य रूप से जो उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है डॉब्सन द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओजोन परत जो पाया जाता है वायुमंडल में समताप मंडल में, यह भी याद रख लीजिएगा, समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर है। ऑप्शन में इस तरह से भी दे दिया जाता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो याद रख लीजिएगा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है। अगला क्वेश्चन अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? स्पष्ट रूप से जो दिखाई देगा भीषण गर्मी में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत जो अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणें को, परावैंगनी किरणें को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो ओजोन परत के क्षरण के कारण से जो होगा अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगा और अगर स्किन पर पड़ता है तो इस कारण से त्वचा कैंसर होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? स्किन को जो क्षति पहुंचाती है अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरण, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंफ्रारेड रेंज जो नाम है अवरक्त किरण का। अगला क्वेश्चन ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो परावैंगनी किरण होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के लिए जो उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का जो उपाय है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना। जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करके ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सकता है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। लकड़ी का उपयोग करने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगा। थर्ड में दिया हुआ है सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करके ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सकता है। वनीकरण यानी वृक्ष लगाकर भी ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या वायु प्रदूषक का कारक नहीं है? तो वायु प्रदूषक का जो इसमें से कारक नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा, कृषि गतिविधियाँ, जीवाश्म ईंधन का जलना, खनन कार्य, यह सभी वायु प्रदूषण का कारक है। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी पॉइंट बताएंगे सभी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कैडमियम प्रदूषण जो होता है रोग, इटाई रोग, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि इटाई रोग किस कारण से फैलता है? वायु, जल, मिट्टी, वायु, इस तरह से दिया हुआ रहता है ऑप्शन। तो इटाई रोग जो होता है यह जल जनित बीमारी है, जल से फैलता है, कैडमियम के कारण से होता है। तो इटाई का यहाँ पर कैडमियम हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मिनी माता रोग, यह जो रोग होता है पारा मरकरी के कारण से, पारा का ही दूसरा नाम है मरकरी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया जा सकता है, पारा या फिर मरकरी। मरकरी का जो संकेत होता है Hg होता है, यह भी याद रख लीजिएगा। ब्लैक फुट रोग जो होता है आर्सेनिक के कारण से, और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है नाइट्रेट के कारण से। तो चारों पॉइंट याद रख लीजिएगा। इटाई का कारण है कैडमियम, ब्लैक फुट का है आर्सेनिक, मिनी माता का है पारा या मरकरी, पारा या मरकरी दोनों एक ही नाम है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो कारण होता है नाइट्रेट होता है। चारों से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, डीजल जलने के बाद जो होगा धुआं होगा और यह वायु में जाकर मिलेगा, तो वायु प्रदूषण होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाइकेन्स। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि वन रोपण यानी वृक्ष को लगाना। सही आंसर जो हो जाएगा, पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षारण करती है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो संकेत है CO है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है, ppm का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ppm का जो फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? PM का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो यहाँ पर हिंदी नाम दे दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा SPM में जो PM है यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर ही होता है PM का फुल फॉर्म। हिंदी में हो गया कणिकीय पदार्थ, मैटर मीन्स होता है पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? CER का जो फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? PAN जो संबंधित है वायु प्रदूषण से यह संबंधित है। एक पेन कार्ड होता है, पेन कार्ड में PAN का जो फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और वायु प्रदूषण से संबंधित यह क्वेश्चन है। PAN का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ से देख लीजिए, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यह जो है गौण प्रदूषक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? कोहरा का इंग्लिश नाम होता है फॉग और धुआं का होता है स्मॉग। तो धुआं और कोहरा मिलकर जो बनता है स्मॉग बनता है। SMO यहाँ पर है स्मॉग का, और फॉग से यहाँ पर G ले लिया गया है, तो स्मॉग SMOG, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ था 1997 में, और यह जो प्रभावी हुआ, लागू जो हुआ 2005 से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए जो सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में ओजोन परत संरक्षण के लिए। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का शहर है। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में जो फैसला लिया गया था, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकसित देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यह सभी होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समुद्री तट पर मछली पकड़ना, यह जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। कोलीफॉर्म एक प्रकार का बैक्टीरिया है, यह जो फैलता है अगर जल में मल को बहा दिया जाता है उससे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मानव अपशिष्ट से संदूषण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाली जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा स्थायी कठोरता दूर करना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीनीकरण। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्लोरीन का प्रयोग करके नहीं हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? जल प्रदूषण का इसमें से जो उपचार है प्रतिवर्ती परासरण। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लगभग 130 डेसिबल की ध्वनि, इतना पर कान का झिल्ली भी फट सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? इसमें से जो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है पशुओं की मौत, उच्च रक्तचाप, कर्णनाद, ओजोन क्षय जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? उच्च रक्तचाप, श्रवण ह्रास, टिंटिस, यह सभी है, लेकिन त्वचा रोग जो होता है यह ध्वनि प्रदूषण के कारण से नहीं होता है। डी ऑप्शन में दिया हुआ है टिंटिस, तो यह एक प्रकार का कान का ही रोग है। अगला क्वेश्चन है हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हवा और पानी। अगला क्वेश्चन है कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सब्जी के छिलके में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? पर्यावरण की दृष्टि से जो सही है सोलर पावर, जैव अपशिष्ट, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है थर्मल पावर, यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। थर्मल पावर यानी तापीय विद्युत, इसमें कोयला को जलाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरीन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वन रोपण। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेरनोबिल महाआपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? यहाँ पर महाआपदा होगा। चेरनोबिल यूक्रेन का शहर है, यहाँ पर परमाणु दुर्घटना हुआ था 1986 में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रेडियोधर्मी अपशिष्ट।
मानव इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु आपदा है। सही आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट। यह भी याद रख लीजिएगा चेरनोबिल जो है यूक्रेन का शहर है।